जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान। इन दिनों चर्चा डेरा के साथ जुड़े एक मसले रंजीत सिंह हत्याकांड के फैसले पर चल रही है। तो मोटे तौर पे आपको बता दें कि हाल ही में एक आपको न्यूज़ बार बार सुनाई दे रही होगी। तो जगसीर सिंह हैं, वो रंजीत सिंह जिनकी मौत हुई है उनके बेटे हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि जो सीबीआई के जज हैं, जो सीबीआई कोर्ट के जो जज हैं और जो सीबीआई कोर्ट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ये आपस में मिले हुए हैं। और दूसरी तरफ से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो आरोपियों के साथ भी मिला हुआ है और मिलजुल के जज के ऊपर दबाव बना के तरीके से इस केस को मतलब मैनिपुलेट करके फैसला मतलब मेरे खिलाफ़ करवाना चाहता है। मतलब सीधे सीधे तरीके से ये कहने का मतलब था कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और जो सीबीआई का जज है वो दोनों भ्रष्ट हो चुके हैं और ये फ़ैसला मेरे खिलाफ़ आएगा। ये सब उस याचिका में लिखा गया। उस याचिका में एक चीज़ और लिखी गई, वो ये कि जगसीर सिंह का ये कहना था कि उसे उनके विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि खट्टा सिंह जो इस केस में अहम गवाह है उसकी गवाही को डिसक्रेडिट किया जाएगा, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म की जाएगी। और अगर खट्टा सिंह की गवाही की इम्पोर्टेंस ख़त्म ना की जाए तो उसे कोई शिकायत नहीं है। मतलब कहने का कि जो आरोपियों के वकील हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ज़रिए सीबीआई जज से खट्टा सिंह की गवाही को कैंसिल करने की साजिश रच रहे हैं, जिससे ये केस ख़राब हो जाता है। ये एक मसला, एक याचिका हाई कोर्ट में लगी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया इस याचिका को। खारिज करने के साथ बोला ये आम कल्पनाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मसला ये, क्योंकि हाई कोर्ट ने जब इस बात पे भी संज्ञान लिया, देखा कि ये खट्टा सिंह की गवाही को लेकर भी एक शक जताया गया है या आशंका जताई गई है, तो उसमें भी ये वर्जन निकल के आया। भी जो याचिका करता है, शिकायत करता है जगसीर सिंह है, अभी उसकी मर्जी के बिना, मतलब जगसीर सिंह की मर्जी के हिसाब से कोर्ट फैसला नहीं सुना सकती है। इसलिए जगसीर सिंह को ये नहीं, भी जगसीर सिंह अगर कहेगा अभी खट्टा सिंह की गवाही गलत नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है भी उसके कहने से कोर्ट मान ले, कोर्ट अपने आप से डिसीज़न लेगी। तो ये उसका शक बेबुनियाद है। उसके बाद अब ये चीज़ ओपन तौर पे क्लियर है कि जगसीर सिंह को ये बात समझ में आ गई है भी खट्टा सिंह की गवाही झूठी है, और इस बेसिस पे वो हाई कोर्ट पे उसने याचिका लगाई। अब सवाल ये कि फ़ैसले से 2 दिन पहले कैसे समझ में आया खट्टा सिंह, जगसीर सिंह को, रंजीत सिंह के बेटे को भी खट्टा सिंह की गवाही झूठी हो सकती है। इसका कारण था साथ संगत, जिन्होंने जानकारी इकट्ठी की। क्योंकि ये हम पिछले 3-4 साल से देख ही रहे हैं लगातार कि किस तरह डेरा की मैनेजमेंट है या डेरा के जो पिताजी के वकील हैं वो कैसे उन्होंने जानबूझ के गलत पैरवी करते रहे कोर्ट में, और जानबूझ के जो भी गवाह किसी भी केस में पिताजी के पक्ष में आया उसको कोर्ट पहुंचने नहीं दिया गया। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एसोसिएटेड है, जिनमें लोगों की हत्या भी हो गई, लेकिन बाद में उसे एक्सीडेंट दिखा के गोलमाल कर दिया गया। गवाहों को जो कोर्ट पहुंचाना चाहते थे उसमें से एक व्यक्ति की हत्या भी हुई, लेकिन उसे एक्सीडेंट दिखा के केस क्लोज़ करवा दिया गया। ये सारे मसले हम पिछले 3-4 साल से देखते आ रहे हैं। और ये भी देखा अभी जैसे खट्टा सिंह की भांजी सुमिंदर कौर है, कैसे उसको 1 साल तक नोएडा के अंदर दिनेश नाम के व्यक्ति के घर पे किडनैप करके रखा गया, एक घर मतलब क्या कहते हैं नज़रबंद करके रखा गया है घर में। और कैसे नोएडा की जो सेवादारों की समिति थी वो पूरा उस पर निगाह रखी हुई थी, और सच कहूँ का जो स्टाफ था नोएडा प्रेस का वो कैसे उन्हें वहाँ से उसको मतलब कैद करके रखे हुआ था और किस तरह से उसको मारने की साजिश चली। लेकिन ये पिताजी की कृपा थी भी, हमें उसकी हत्या के प्लान से 10 दिन पहले उस समझ में आ गया ये प्लान, और हमने शोर मचाया तो वो बच गई। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसलिए साथ संगत ने अपने लेवल पे सारी जानकारी इकट्ठी की कि खट्टा सिंह भी इस केस में क्या गड़बड़ हो रही है, और उस गड़बड़ की जानकारी अदालत को दी। अदालत के पास जब ये जानकारी पहुंची, ये एक आदमी ने नहीं दी, ये सैकड़ों लोगों ने जानकारी इकट्ठी की। जब वो जानकारी अदालत के पास पहुंची तो बैकडोर, ये कैसे भी कह लो, पीछे से जगसीर सिंह को ये पता चल गया भी ये तो नए सबूत आ गया खट्टा सिंह के खिलाफ़, और हो सकता है इस वजह से उसने हाई कोर्ट में याचिका लगाई हो। अब मसला ये भी आखिर वो सबूत है क्या,
और क्यों जगसीर सिंह को लगता है भी उस सबूत से खट्टा सिंह की गवाही झूठी साबित हो जाएगी। तो इसलिए इससे आपको ले चलते हैं 1990 में, और 1990 में एक मुकदमा डेरे के साथ जुड़ा, और वो मुकदमा था फ़कीर चंद की हत्या का। अब फ़कीर चंद कौन है? हाँ, कई लोगों को यही नहीं मालूम है ये फ़कीर चंद हत्याकांड चलता है, ये है कौन? फ़कीर चंद 1988 तक डेरा के चेयरमैन, जैसे आज विपासना चावला है, विपासना चावला से पहले बाबू श्री इंदर सेन जी थे, और उनसे पहले फ़कीर चंद थे। 1988 या 1989 में फ़कीर चंद जी ने रिटायरमेंट ले ली या रिज़ाइन कर दिया था, और उसके बाद इंदर सेन बाबू श्री इंदर सेन जी को अपॉइंट किया गया था डेरे का मैनेजर, मतलब प्रेसिडेंट चेयरमैन, जो भी वर्ड यूज़ करते हैं, चेयरमैन कह लीजिए। तो डेरा का चेयरमैन अपॉइंट किया गया था बाबू श्री इंदर सेन जी को। फ़कीर चंद उनसे पहले के चेयरमैन थे। अब फ़कीर चंद की हत्या हुई या नहीं हुई ये मालूम नहीं, लेकिन 1990 में पिताजी के गद्दी पे आने के कुछ दिन बाद ही फ़कीर चंद गायब हो जाता है डेरे से। और उसके बाद फ़कीर चंद का एक दोस्त है राम कुमार बिश्नोई उस मसले को 1992 में उठाता है पुलिस के उसमें, लेकिन पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं करती, वो मिलता ही नहीं क्योंकि वो मिसिंग दिखाया गया। हालांकि जानकारों का ये मानना है कि फ़कीर चंद की हत्या हुई थी, और हत्या डेरे में ही हुई थी। और ये भी कईयों का कहना है कि ये खट्टा सिंह और खट्टा सिंह के साथ मिलते जुलते लोगों ने ही करवाई थी। 2007 में इंडिया टीवी नाम का एक चैनल है, देखा होगा, एक आपकी अदालत जैसा एक शो आता है इसमें, वो इंडिया टीवी वालों ने खट्टा सिंह के साथ मिलकर एक स्टिंग किया। मतलब उन्होंने ये दिखाया भी इंडिया टीवी ने खट्टा सिंह का एक स्टिंग किया है। स्टिंग में खट्टा सिंह है और एक ड्राइवर है गोविंद नाम है। तो खट्टा सिंह और गोविंद दोनों बैठे हैं और एक वीडियो आया सामने जिसमें खट्टा सिंह और गोविंद ये डिस्कशन कर रहे हैं भी कैसे फ़कीर चंद का मर्डर हुआ। और उस स्टिंग को इंडिया टीवी पे टेलीकास्ट किया गया। और स्टिंग टेलीकास्ट होने के बाद जब स्टिंग टेलीकास्ट हुआ तो राम कुमार बिश्नोई ने 2009 में या 2008 या 2009 में एक याचिका हाई कोर्ट में लगाई उस स्टिंग के बलबूते। और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उस स्टिंग को सही मान के सीबीआई इंक्वायरी उस केस में लगा दी। फरवरी 2010 में फ़कीर चंद हत्याकांड की एफआईआर दर्ज की गई सीबीआई द्वारा 22 फरवरी 2010 को। और उसमें हजूर पिताजी के अलावा गोविंद और सुखदेव दीवाना जो डेरे का प्रबंधक है, और ये माना जाता है भी धर्म सिंह या एक आधा व्यक्ति और था, 4 लोग और थे गुरुजी के अलावा, एक गोविंद, एक सुखदेव दीवाना, 2 और थे, उसमें से एक धर्म सिंह शायद माना जाता है। तो ये 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई 22 को। लेकिन 27 तारीख को जैसे आपने सुना होगा कभी सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, अभी एक ही टाइम पे एक साथ बहुत सारी जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए, मुंबई में जैसे 93 में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, इसी तरह से एक साजिश रची गई। और उस साजिश में एक साथ अलग अलग शहरों में बसें जलाई गई, ट्रेन की बोगीज भी जलाई गई, पोस्ट ऑफिस में भी आग लगी कहीं में। तो ये सारा एक साथ बहुत सारी जगहों पे ये घटनाक्रम एक साथ हुआ। उसके बाद क्या होता है कि सीबीआई अपना जांच अधिकारी बदल देती है, और उस टाइम जांच अधिकारी सतीश डागर ही थे जब ये दंगा हुआ। और उसके बाद सीबीआई अपना जांच अधिकारी बदल के बीएस डोगरा लगा देती है। और बीएस डोगरा सितंबर या नवंबर 2010 में इस केस की क्लोज़र रिपोर्ट, इस केस को फ़कीर चंद केस को बंद कर देते हैं। लेकिन जब क्लोज़र रिपोर्ट सीबीआई दाखिल करती है उसमें एक सबूत देती है, और वो सबूत ये है कि खट्टा सिंह ने इंडिया टीवी के ऊपर बैठ के जो स्टिंग किया था वो पहले से तय था, मतलब वो लिखा हुआ था वो स्टिंग, और उसके लिए खट्टा सिंह को 30 लाख रुपए देने की बात तय हुई थी। इसका सबूत सीबीआई ने कोर्ट में दिया। सीधा सा मतलब भी 30 लाख रुपए में खट्टा सिंह ने एक स्टिंग किया जिसके जरिए वो पिताजी को और डेरे के बाकी 2-3 लोगों को फंसाना चाहता था एक मर्डर केस में, जिस मर्डर की कोई पुष्टि अभी है नहीं।
और उसके बलबूते हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई भी होती है और सुनवाई के बाद सीबीआई इंक्वायरी भी मार्क होती है और उसके बाद उस इंक्वायरी को बंद करने के लिए इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड दंगा प्लान हो जाता है बसें फूकने का। उसके बाद इतने सारी सीआरपीएफ की कंपनियां तैनात होती हैं सारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। अब मसला ये भी, एक आदमी 30 लाख के लालच में हाई कोर्ट का बेवकूफ़ बना सकता है, हाई कोर्ट को मूर्ख बना के सीबीआई जैसी एजेंसी को अपॉइंट करा सकता है और उसके बाद उसी केस की वजह से, उस केस के झूठे होने की वजह से इतना बड़ा दंगा हो जाता है जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति जल जाती है, सैकड़ों लोगों की जान आफत में आ जाती है और इतनी सारी सीआरपीएफ की कंपनियां तैनात होती हैं। बावजूद इसके सीबीआई खट्टा सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। ये सबसे बड़ा शक था भी, सीबीआई ने इतना बड़ा कांड करने के बावजूद खट्टा सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। जबकि आप कोर्ट का मजाक उड़ाओ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मॉकरी ऑफ कोर्ट, मॉकरी ऑफ एजेंसी और मिसलीडिंग और एक गलत जानकारी की वजह से पूरे 2 या 3 स्टेट के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ गई। लेकिन इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी खट्टा सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये मसला एक बड़ा मसला बन के सामने आया और इस मसले को कोर्ट के सामने रखा गया सीबीआई कोर्ट में अब साध संगत द्वारा कि इतने बड़े मसले में अगर खट्टा सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब इस केस से बचने के लिए खट्टा सिंह के साथ सीबीआई की डील हुई है भी। सीबीआई खट्टा सिंह की गवाही इस केस 2 केसों में करवाएगी जिसकी एवज में उसको इस केस की इंक्वायरी से बचाया जाएगा। अब मसला ये कि जब खट्टा सिंह पिताजी के खिलाफ 30 लाख रुपए के लालच में एक मर्डर केस झूठा थोप सकता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि छत्रपति मर्डर केस में और रंजीत सिंह मर्डर केस में गवाही देने के लिए उसे मोटा पैसा नहीं मिला होगा। क्योंकि भारत के कानून के मुताबिक जो आदमी पहले से ही इस तरह का काम कर चुका हो किसी भी आदमी के खिलाफ, खास तौर पे एक आदमी जिसके खिलाफ वो कर चुका हो, उसी आदमी के खिलाफ वो कभी भी किसी भी कोर्ट में गवाही नहीं दे सकता। मसलन ये कि अगर पिताजी के खिलाफ खट्टा सिंह एक बार 30 लाख के लालच में काम कर चुका है तो दूसरी बार वो वो खट्टा सिंह कभी भी पिताजी के खिलाफ किसी भी मुकदमे में गवाही देने के योग्य नहीं है। ये बात सीबीआई अच्छी तरह से जानती है और ये बात डेरे के वकील भी जानते हैं। बावजूद इसके, क्योंकि धर्म सिंह सुखदेव दीवाना को पता था भी अगर ये केस रीओपन हुआ तो उसमें हमारे ऊपर मर्डर केस आ जाएगा, इसलिए जब खट्टा सिंह ने पिताजी के जेल जाने के बाद याचिका हाई कोर्ट में लगाई कि मुझे दोबारा से गवाही देनी है, मैं डरा हुआ था, तो डेरा की तरफ से पिताजी के वकीलों ने इस मसले को हाई कोर्ट के सामने नहीं रखा भी। जब सीबीआई ही अपने रिकॉर्ड में यह बात कह चुकी है भी ये आदमी बिकाऊ है और पैसे के लिए ये पूरे देश की कानून व्यवस्था, पूरे स्टेट की, कई स्टेटों की कानून व्यवस्था बिगाड़ सकता है, तो फिर वो आदमी क्या एक केस में झूठी गवाही नहीं दे सकता। इसका मतलब सीबीआई के पास ये जानकारी थी और डेरा के वकीलों के पास भी थी। अब जब ये सबूत सीबीआई स्पेशल कोर्ट को मिल गया, अब ये मसला खड़ा हो गया भी क्या इस सबूत के बाद अब खट्टा सिंह की गवाही को कोर्ट मानेगी या नहीं मानेगी। इसी आशंका को लेके जगसीर सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन क्योंकि वो सीधे सीधा ये बात बोल नहीं सकता था, क्योंकि उसके खुद के पास वो सबूत के कॉपी ऑफिशियल तौर पर नहीं थी, इसलिए उसने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मुद्दा बनाया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर डेरे के वकीलों के साथ मिलके और जज के साथ सेटिंग करके जज को खरीद रहा है। ये मसला हाई कोर्ट में उठाया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे बेबुनियाद पाया। इस मसले के बाद अब ये समझ में आता है कि मोटे तौर पे ये फैसला अब हजूर महाराज जी के हक में लगभग जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस केस में आउटकम है जो असल में जो बात छुपाने के लिए बार बार आईटी विंग की तरफ से जोर दिया जा रहा है भी इस केस से संबंधित जानकारी लोगों तक ना पहुंचे। इसलिए ये लाइव हमने आज दोबारा रखा है कि आप ये जानकारी जानें और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं भी, क्योंकि पिताजी का जब 25 अगस्त वाला मसला था उससे पहले भी मीडिया ट्रायल चलाया गया, छत्रपति मर्डर केस से पहले भी मीडिया ट्रायल चलाया गया। ये सारे मीडिया ट्रायल इसीलिए चलाए जाते हैं ताकि पब्लिक ओपिनियन जनरेट किया जा सके। अब क्योंकि मीडिया भी ये चीज़ें समझता है और कानून के जानकार भी ये चीज़ें समझते हैं कि ये केस कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस केस के ख़त्म होने के और क्या फ़ायदे हैं। इस केस के ख़त्म होने के 2 फ़ायदे और हैं। पहला ये कि जो गुमनाम चिट्ठी वाला मुकदमा है
उस मुकदमे का एकमात्र सबूत, सर्कमस्टांशियल एविडेंस बोलते हैं, एकमात्र सबूत यही है कि उस गुमनाम चिट्ठी की वजह से रंजीत सिंह की हत्या की गई। अगर रंजीत सिंह की हत्या में पिताजी का रोल नहीं पाया जाता तो गुमनाम चिट्ठी वाला मुकदमा का एकमात्र सबूत भी झूठा साबित हो जाता है और उसके बेस पे गुमनाम चिट्ठी वाला मुकदमा भी पूर्णतः झूठा हो जाएगा। दूसरा, अगर कोर्ट अपने जजमेंट में खट्टा सिंह की गवाही को झूठा सिद्ध करती है तो खट्टा सिंह की गवाही झूठी सिद्ध होने पे छत्रपति मर्डर केस में भी खट्टा सिंह की गवाही को झूठ मान लिया जाएगा और नतीजा ये कि खट्टा सिंह की गवाही झूठी होने पे छत्रपति मर्डर केस भी पिताजी के ऊपर से हट जाता है। ये दो मसले ऐसे हैं जो साथ साथ इस केस के सॉल्व हो सकते हैं। इसलिए अब क्योंकि ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आ सकती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वाला वीडियो एटलीस्ट आज वाला आप पहुंचाएं लोगों तक, कि सुनवाएं लोगों को भी क्या मसला है, क्यों ये सारी चीज़ें अब छुपाई जा रही हैं। इसके अलावा आपको ये बता दें भी रंजीत सिंह की हत्या हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो एडम ब्लॉक अक्सर क्लेम करता है भी हत्या तो हुई है, दोबारा जीवित थोड़ा ही कर सकते हैं। हत्या हुई है, लेकिन उस हत्या में पहले जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी चश्मदीद गवाहों के बिहाफ पे, वो एफआईआर किसी और के नाम थी। रंजीत सिंह की एक बहन और दूसरी बहन के पति ने सीबीआई से डील की, क्योंकि रंजीत सिंह का जो जीजा था वो भी रंजीत सिंह की हत्या के अंदर एक आरोपी था पहले, लेकिन उसकी और रंजीत सिंह की बहन की एक डील हुई, जिस डील के तहत ये मुकदमा रंजीत के जीजे से हटा के डेरे पे डाला गया और रंजीत सिंह के जीजा को गवाह बनाया गया। उस डील से मिलते जुलते सबूत, जो भी उस डील को कैसे किया गया उसके सबूत भी कोर्ट के सामने, कोर्ट तक साध संगत ने पहुंचाए हैं। और वो भी एक बड़ा सबूत है भी कैसे सीबीआई ने गुमनाम चिट्ठी के मुकदमे को सही सिद्ध करने के लिए रंजीत हत्याकांड के असली दोषियों को बचाया और डेरे के ऊपर या डेरे के लोगों के ऊपर ये झूठा केस डाल दिया। तो इस बात के सबूत भी कोर्ट में दिए गए हैं। तीसरा जो सबूत दिया गया है वो ये कि जो तरकशील सोसाइटी है, तरकशील सोसाइटी का इस केस से क्यों लेना देना है, क्यों तरकशील सोसाइटी ने सैकड़ों हजारों की तादाद में उस टाइम पे जो चिट्ठियां हैं वो शहर दर शहर बांटी थी, उससे संबंधित भी क्यों ये कनेक्शन है और कैसे राजा राम हंडियाया जो मुख्य गवाह बनाया गया चिट्ठी से संबंधित, उसकी कहानी को कैसे फर्जी घड़ा गया और वो कहानी कितनी झूठी है, उससे मिलते जुलते सबूत भी अदालत में दिए गए हैं। इससे तमाम जितने भी गवाह आज तक कोर्ट में सीबीआई ने पेश किए हैं वो सारे गवाह झूठे साबित हो जाते हैं और इसलिए ये केस तीनों के तीनों केस एक साथ कमज़ोर पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। और अब ये संभावना बड़े से बड़े वकील या छोटे से छोटे वकील को भी समझ में आने लगी है भी रंजीत हत्याकांड का फैसला अब किसी भी तरीके से हजूर महाराज जी के खिलाफ नहीं आ सकता तकनीकी तौर पे। इसके अलावा कोर्ट अपना कौन सा वर्जन आगे रखती है तो ये मालूम नहीं है। और कोई जानकारी जैसे ही आपको हमें जिस तरह से भी मिलेगी, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि ये फैसला कब सुनाया जाएगा, कैसे सुनाया जाएगा, आपसे सिर्फ यही प्रार्थना है कि इस जानकारी को आप लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को भी आश्वासन हो, लोगों को भी सच पता लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सच जाने। तो यही आशा आप सबसे रखते हैं। सवाल हम आपके नहीं ले पाएंगे, आगे से आगे आप ये जानकारी पहुंचाएं। ये स्पेशल लाइव रखा है तो आखिरी में हम अरदास प्रार्थना बोलते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया तो दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे। सुमति किसे कैसे देनी है ये तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।